स्वागत है आपका। आप हैं शिक्षा मंथन के साथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाल विकास के अंतर्गत नैतिक विकास के संबंध में। नैतिक विकास क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, ये सब मुद्दों पर हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के संबंध में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकतर लोग यही जानते हैं कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो नहीं मित्रों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से यह अलग सिद्धांत है और वह उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के ऊपर सिद्धांत अपना दिया था, लेकिन यह सिद्धांत जो है यह नैतिक विकास के ऊपर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। और नैतिक विकास बच्चों में किस तरह से होता है, कब किस तरह से परिवर्तन होते हैं, कैसे व्यवहारों में बच्चों के परिवर्तन देखा जा सकता है, इन सब मुद्दों पर जीन पियाजे ने अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, जिसको हम जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत, इसमें इन्होंने क्या किया कि जीन पियाजे ने नैतिक विकास बच्चों में कैसे होता है इसको जानने के लिए या इसका अध्ययन करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो नियम होते हैं, अधिकार, पाप, दोष, अत्याचार एवं मूल्यांकन पर निर्भरता बच्चों की जो होती है, इन सब के संबंध में प्रश्नों पर आधारित या कहानियों को अपना माध्यम बनाया। ठीक है। अब इन प्रश्नों और कहानियों के माध्यम से इन्होंने जो बच्चों का गहन साक्षात्कार लिया, इस साक्षात्कार के आधार पर जो इनको सूचनाएं मिली, उनको विश्लेषित करने के पश्चात इन्होंने निष्कर्ष प्राप्त किया और इन निष्कर्षों के अनुसार इन्होंने बताया कि बच्चों में किस तरह से नैतिक विकास होता है। ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। आगे की इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं इन्होंने बताई कि बच्चे में कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जो कि पाई जाती हैं और इन अवस्थाओं के अंतर्गत बच्चे का नैतिक विकास संपन्न होता है। तो इन्होंने जो अवस्थाएं बताई वो अवस्थाएं हैं 3 प्रकार की अवस्थाएं, जिसमें हम लोग पहला देख रहे हैं नैतिक यथार्थता, जिसको मोरल रियलिज्म भी कहते हैं। दूसरी अवस्था है नैतिक समानता की अवस्था, इसको हम मोरल इक्वलिटी के नाम से भी जानते हैं। तीसरी अवस्था जो इन्होंने बताई वह है नैतिक सापेक्षता, जो कि काफ़ी मैच्योर अवस्था मानी जाती है। तो ये कहने का आशय है कि बच्चे में जो नैतिक विकास होता है वह इन तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत होता है। किन अवस्थाओं में किस तरह से परिवर्तन होता है, आइए इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से करते हैं। पहली अवस्था है नैतिक यथार्थता की अवस्था। इसको कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे आप देख रहे होंगे विषय नैतिकता या व्यवस्था की नैतिकता भी इसको कहा जाता है। यह अवस्था मूल रूप से हम देखते हैं तो जन्म से लेकर के 7 वर्ष तक चलती है। ठीक है। यानी कि कहने का आशय यह है कि बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तब और बाल्यावस्था के प्रथम चरण में, है ना, उस समय तक नैतिक यथार्थता की अवस्था चलती है। इस अवस्था में किस तरह से परिवर्तन होते हैं, चलिए देखते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपने आसपास के लोगों द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित नैतिकता का यथावत पालन करते हैं। यहाँ पर क्या है, नियम जो उसके बच्चे के आसपास के लोग हैं, उसके घर के बड़े गार्जियन हैं, उन्होंने जो भी नियम बनाए हैं, जो भी उनको निर्देश प्राप्त होता है बच्चों को उनके द्वारा, वह उन नियमों का, उन नैतिकता का यथावत पालन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बालक नियमों एवं निर्देशों को अपरिवर्तनीय मानते हैं। कहने का आशय यह है कि जो बड़े लोग कह दिए, जो वह बालक अपरिवर्तनीय मानता है, ये मानता है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसको वह क्या करता है, यथावत स्वीकार कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो भी बड़े उसे दंड देते हैं अथवा पुरस्कार देते हैं, उसको सबको वह क्या करता है,
स्वीकार करता है। ठीक, तो कहने का आशय यह है कि इसमें वह पूरी तरह से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके ऊपर निर्भर होता है और उनके द्वारा बताए गए नियमों को, उनके द्वारा बताए गए निर्देशों को वह पूरी तरह 100% पालन करता है और यह समझता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं, इस स्तर पर बच्चे यह मानते हैं कि गलत कार्य कोई करता है, जैसे अत्याचार, बेईमानी, इनसे सबसे संबंधित, तो उसको करने पर प्रकृति दंडित करेगी या प्रकृति उसको दंड देगी। ठीक है, दूसरी चीज़, कोई भी बात सत्य अथवा असत्य होगी, इसका आधार उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि उसका आधार क्या होता है, परिणाम होता है। जो बच्चे कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका अगर परिणाम अच्छा है तो वह सत्य है और अच्छा नहीं है तो वह सत्य नहीं है या असत्य है। यानी उद्देश्य के आधार पर किसी भी बात को बच्चे सत्य अथवा असत्य नहीं मानते हैं, बल्कि उनका आधार क्या होता है, परिणाम होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बालक यह भी सोचता है कि जो कार्य जितना अधिक गंभीर होगा उसका दंड भी उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं, पियाजे के अनुसार इस अवस्था के दो प्रमुख स्रोत हैं। वह स्रोत क्या हैं, आइए उनकी बात हम लोग करते हैं। पहला स्रोत यह है कि बालकों की बौद्धिक संरचना और दूसरा स्रोत है उनके स्वयं के अनुभव। अब ये बौद्धिक संरचना क्या होती है, बौद्धिक संरचना में इसमें क्या करता है कि बालक का अहम विकेंद्रीकरण, जिसको हम ईगो सेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं, तथा बालक के विचारों की वास्तविकता में सम्मिलित होती है। ठीक है, यानी कि बच्चा स्वयं केंद्रित रहता है, अहम विकेंद्रीकरण यानी ईगो सेंट्रलाइजेशन, तथा बालक के जो वास्तविकता में सम्मिलित होती है वह इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो है उसके स्वयं के अनुभव। जो बच्चा देखता है, समझता है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करता है, इन सब के द्वारा इस अवस्था में, यानी कि जो प्रथम अवस्था है नैतिक विकास की, जिसको हम नैतिक यथार्थता कहते हैं, इसके मूल रूप से स्रोत के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद आइए आगे चलते हैं। दूसरी अवस्था है मोरल इक्वलिटी। ये मोरल इक्वलिटी की अवस्था जो है, ये दूसरी अवस्था पियाजे ने बताया, और इस अवस्था की जो अवधि है वह है 7 अथवा 8 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक। ठीक है, यानी कहने का आशय यह है कि बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है तो वह क्या होता है, इस नैतिक समानता की अवस्था में वो रहता है। अब किस तरह से उसके अंदर परिवर्तन आते हैं, आइए इसको देखते हैं। इस अवस्था में बालक अपने सम आयु के बच्चे के साथ अधिक अंतःक्रिया करता है, उनके साथ खेलता है, उनके साथ रहता है, उनके साथ होमवर्क करना पसंद करता है। तो कहने का ये मतलब है कि पूरी तरह से वह अपने सम आयु के बच्चों के साथ रहना पसंद करता है। इसके पूर्व क्या था, इसके पूर्व शैशवावस्था में बच्चा स्वयं केंद्रित रहता है, अपने तक ही वो ज़्यादातर सीमित रहता है। लेकिन इसमें क्या है, इस अवस्था में बालक अपने सम आयु के बच्चों के साथ अधिक अंतःक्रिया करना पसंद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक की दृष्टि में न्याय मुख्यतः व्युत्क्रम एवं समानता पर केंद्रित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक खेल के नियम आपसी सहमति के आधार पर निर्धारित करते हैं। कहने का आशय यह है कि जो बच्चा खेल खेलता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक के खेल जो होते हैं वह सहयोगात्मक खेल होते हैं, कह लीजिए कि एक यूनिटी वाले खेल होते हैं। इसमें बच्चा समूह में खेलना पसंद करता है। तो इस तरह के खेल के नियम जो होते हैं वह बच्चा क्या करता है, आपसी सहमति के आधार पर निर्धारित करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बालक स्वयं केंद्रित के स्थान पर सहयोगात्मक खेलों में रुचि लेने लगता है।
स्वकेंद्रित खेल जो इसके पहले की अवस्था में थे, यहाँ पर इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, जो सहयोगात्मक खेल होते हैं उसमें रुचि लेता है, यानी कि टीम की भावना उसके अंदर विकसित होती है, एक दूसरे के सहयोग की भावना विकसित होती है। इसके बाद आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। इस अवस्था में बालक अपने साथियों के खेल का पारस्परिक निरीक्षण करते हैं, यानी एक दूसरे का निरीक्षण भी करते हैं वो, कि हमारे जो टोली में अगला खिलाड़ी है, जो हमारा अगला फ्रेंड है, वो किस तरह से खेल रहा है, और नियमों पर तर्क वितर्क करने में कह लीजिए कि अधिकतर समय बीतता है। या हम ये कह सकते हैं कि बच्चे एक दूसरे से ये कहते हुए देखे जा सकते हैं कि तुमने बेईमानी की है, तुमने नियम का पालन नहीं किया है, नियम ये है खेल का। तो कहने का आशय ये है कि अधिकतर समय खेलों में जब बच्चे खेलते हैं इस अवस्था में, तो उनका नियम पर तर्क वितर्क करने में अधिक समय जाता है, या अधिक समय वो देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, इस तर्क वितर्क के फलस्वरूप बालकों में परस्पर सम्मान एवं सहयोग की भावना विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस तरह, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, इस तरह का विकास तभी होता है जब बालक अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण करने तथा जटिल मान्यताओं को समझने की योग्यता विकसित हो जाती है बालक में। कहने का आशय यह है कि ये जो तर्क वितर्क होते हैं नियमों पर, या बच्चों में आपसी परस्पर सम्मान की भावना, सहयोग की भावना विकसित होती है, तो इन सारी भावनाओं के विकास में, इस तरह की एक्टिविटी में बालक के अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण को ग्रहण करना, यानी कि वो सामने वाला व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है उसको समझना, और जटिल मान्यताओं को समझने की योग्यता धीरे धीरे क्या होती है उसमें विकसित हो जाती है। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग तीसरी जो अवस्था है पियाजे द्वारा बताई गई है, यह है नैतिक सापेक्षता। इसको और नाम से जो जाना जाता है वह है स्वनैतिकता के भी नाम से इसको जाना जाता है, और दूसरा जो इसका नाम है वह है सहयोगात्मक नैतिकता के नाम से भी इस अवस्था को जाना जाता है। इसमें क्या होता है आइए देखते हैं। नैतिक विकास का सर्वाधिक यह विकसित स्तर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जब बच्चा जाता है तो 12 वर्ष से ऊपर का बच्चा होता है। ठीक है, और यह हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं वह होते हैं। ठीक, तो इस अवस्था में आइए देखते हैं क्या है अगला इसका नियम। इसमें न्याय की संकल्पना समानता पर आधारित होती है। वितरित न्याय की समानता का प्रत्यय सर्वाधिक इस अवस्था में प्रबल हो जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है, नैतिकता को पारस्परिक सम्मान पर आधारित स्वीकार किया जाता है। यानी कहने का आशय यह है कि जो नैतिक विकास होगा बच्चे का वह पारस्परिक एक दूसरे के सम्मान पर आधारित होता है, या बच्चा उसको स्वीकार करता है। इस अवस्था में बाह्य दबाव के अभाव में न्याय के आदर्शों के अनुसार होता है, यानी कि बाह्य दबाव के अभाव में भी जो न्याय होगा वह एक रोल मॉडल के अनुरूप होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस अवस्था में नैतिक निर्णय देते समय परिस्थितियों, उद्देश्य, मनोभावों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। यानी कि किस तरह की परिस्थिति है, उद्देश्य क्या है और उसके मनोभाव कैसे हैं, इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नियमों को सामाजिक अंतःक्रिया और आम सहमति के आधार पर निर्मित एवं आवश्यकता अनुसार परिवर्तन उसमें संभव होता है। इसके पहले क्या था कि पूर्व की अवस्था जो थी, पहली अवस्था नैतिक विकास की पियाजे द्वारा बताई गई थी, उसमें बच्चा पूरी तरह से उसको स्वीकार कर लेता है नियमों को जो उसके बड़े उसको बताते हैं। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, उन नियमों पर वह विचार करता है, चर्चा करता है, तर्क वितर्क करता है। अब तीसरी अवस्था में जो कि सबसे ज़्यादा
हम ये कह सकते हैं कि विकसित अवस्था है। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें वह करता क्या है कि सामाजिक जो उसके नियमों को सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर, आम सहमति के आधार पर हम कह सकते हैं विकसित एवं आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन भी संभव होता है। ठीक, यानी कि ये तीसरी सबसे विकसित अवस्था है नैतिक विकास की। इस स्तर पर बालक व किशोर अपने स्वयं के नियम बनाना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि सही क्या है, गलत क्या है, इसको बच्चे स्वयं नियम का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इस योग्य हो जाते हैं वो। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों अवस्थाओं का एक निष्कर्ष क्या निकल सकता है। पियाजे द्वारा जो बताई गई इन अवस्थाओं का निष्कर्ष है वह प्रथम अवस्था में बच्चे नियमों का अंधानुकरण करते हैं। यानी कि जो भी नियम उनको बताए जाते हैं उनको वह यथावत पालन उनका करते हैं। दूसरी अवस्था में नियमों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे हमने कहा कि किसी भी खेल में कौन बच्चा बेईमानी किया, कौन बच्चा बेईमानी नहीं किया, कौन नियम का पालन किया, कौन नियम का पालन नहीं किया, है ना। तो इन सब पर आधारित होती है दूसरी अवस्था। तीसरी जो अवस्था होती है उसमें कार्यों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है और नियमों का निर्माण भी होता है, परिवर्तन भी उसमें संभव होता है। तो इस तरह से ये आपका मतलब निष्कर्ष रहा तीनों अवस्थाओं का। इसके बाद पियाजे के अनुसार सहयोग, पारस्परिक पर निर्भरता तथा विभिन्न दृष्टिकोण, या कह सकते हैं विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर तक पहुंचाने में सहायक होती है। कहने का आशय यह है कि एक साथ एक स्तर पर सभी बच्चे का नैतिक विकास हो, यह पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है। और इसके साथ साथ बच्चे की जो पारस्परिक पर निर्भरता है तथा विभिन्न दृष्टिकोण के प्रति उसकी जागरूकता है, व्यक्ति को स्वतः कह लीजिए कि नैतिकता के इस स्तर तक पहुंचाने में ये सारी चीज़ें सहायक होती हैं। तो ये कहा जीन पियाजे महोदय ने, और उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए, या इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको शिक्षा मंथन में बने रहने के लिए।